नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे चारा फसल के बारे में और यह चारा फसल है जई। और इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं बरसीम और रिजका के बारे में। उन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो दोनों मुख्य चारा फसलें थी। मुख्य इसलिए क्योंकि वो राजा रानी थी, है ना। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं और रिजका को क्या कहते हैं, रानी। दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे जई के बारे में, यानी जई कैसी चारा फसल है, कहां कहां इसका यूज किया जाता है, कैसे अपने लगाएंगे, कैसी यह फसल है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हालांकि जो मुख्य प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह प्रश्न आता है बरसीम और रिजका से। लेकिन सिलेबस में अपने जई है तो इसको भी करना बहुत जरूरी है, तो जई के बारे में अपने पढ़ते हैं। और तीन चीजें लगभग सेम रहेगी। बरसीम, रिजका और जई तीनों को एक साथ देखा जाए तो तीनों सर्द ऋतुओं में शीतकाल में लगाई जाएगी। लेकिन फर्क क्या है तीनों में? एक फर्क ये है, बरसीम और रिजका तो दलहनी है, लेकिन जई क्या है, ग्रेमिनी फैमिली की है। तो चलिए शुरू करते हैं चारे वाली फसल जई के बारे में। किसके बारे में बात करें राजा? अपने जई के बारे में, एविना स्टाइवा के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें, वही सबसे पहले अपने बोटनिकल नेम की बात करते हैं। बोटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम क्या है जई का? तो वानस्पतिक नाम होता है राजा एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा इसका क्या होता है? बोटनिकल नेम होता है जई का। अब बोटनिकल नेम के बाद अगर फैमिली की बात की जाए, फैमिली कौन सी है इसकी? फैमिली होती है राजा ग्रेमिनी फैमिली। कैसी फैमिली है? ग्रेमिनी कह दो या पोएसी कह दो या घासकुल कह दो, एक ही बात है राजा। इसको है ना, कंफ्यूज मत होना। बहुत बार क्या होता है, पर्सन आ जाता है ऐसे, ग्रेमिनी है या पोएसी है, एक ही बात है। समझ के बात है ना, ग्रेमिनी, पोएसी, घासकुल। अब जो चारे वाली फसलें हैं या ऐसी फसलें जिनके अंदर एक बीज पत्र पाया जाता है, पत्तियों में रेखीय शिरा विन्यास पाया जाता है। और रेखीय का मतलब क्या होता है राजा? ऐसी पत्तियां हो जिन पत्तियों में ऐसी पतली 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 लंबी लंबी धारियां हो, वो सारी की सारी कौन सी होती है? रेखीय शिरा विन्यास। ऐसी फसलें जिनकी पत्तियों में रेखीय शिरा विन्यास होता है, बे भाई जी सारी ग्रेमिनी की जो बात खत्म। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, सोच लो, पत्तियां देखो, सब में कैसा विन्यास है? रेखीय। जई देख लो, रेखीय विन्यास। सारी की सारी किसकी? अरे बोल लो रे, हाँ, ग्रेमिनी फैमिली। किसकी होगी? ग्रेमिनी फैमिली की होती है। तो ये हो गया ग्रेमिनी फैमिली क्या है। अब इसके बाद ग्रेमिनी फैमिली के अंदर ये आ जाएगी। और इसके अलावा देखो, इसका अगर अपने बात के उत्पत्ति की, उत्पत्ति की अगर अपने बात की जाए तो एशिया माइनर। कौन सा उत्पत्ति? एशिया माइनर। एशिया माइनर को इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। किसका बोलो भैया? ओट या जई का। अब बात आते हैं गुणसूत्रों की। किसकी? गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम। अब देखो, गुणसूत्र होते हैं इसमें राजा 2n बराबर 14। कितने होते हैं? 2n। 2n है मतलब क्या है? ये द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित, या कह दो डिप्लॉइड कह दो। क्या कह दो? डिप्लॉइड या द्विगुणित क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। अब मैं आपको कह दूं अगुणित निकालो, अगुणित निकाल ले तो निकाल दोगे ना। अगुणित आप कह दोगे सर 2n बराबर 14 है, तो अगुणित 14/2 बराबर कितने आगे? 7। कितने आगे बोलो? 7। 3 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं जई में। कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है द्विगुणित, ठीक है। इसके अलावा टेट्राप्लॉइड, एक होती है, इसके नीचे मैं लिख देता हूं चतुर्गुणित। चतुर्गुणित यानी टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड का क्या मतलब हो गया? टेट्रा मतलब 4 गुणा। अब इसको गुणा करते हैं अपने, 4, 4 से गुणा करो। अब 2n बराबर 4 से गुणा कर दो, 7 चौका 28। समझ गए बात ना। टेट्रा, टेट्रा के अंदर 4, n अपने पास 7 है, टेट्रा 7 चौका 28। और एक होती है राजा हेक्साप्लॉइड। हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्साप्लॉइड।
6, तो 7 को 6 से गुणा कर दो, 2n बराबर 42। हेक्साप्लॉइड में कौन सी आ गई? 42 गुणसूत्र, मतलब 3 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाएंगे। 14, 28, 14 एकम 14, 28, 14, 42। 3 का मतलब अब यहाँ गुणित है तो त्रिगुणित नहीं हुआ है। देखो 2n का मतलब होता है 2 गुणा, 2n का मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2 का मतलब 2, n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अपने कह दिया 14 हुए जब द्विगुणित हुए, आपने कहा जी फिर द्विगुणित मतलब आपा कह दिया भैया 7 और 7 जोड़ यदि 14 होया, एकल गुणसूत्र कितना है? 7 हो गया नहीं। अब मैं थाने को 4 गुणा करो इसका, तो 700 का 28। अब मैं को 6 गुणा कर दियो, 7 का 42। ठीक है ना? तो 14, 28 और 42 प्रकार के इसमें क्या है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? जई के अंदर। ठीक है, इसी के साथ देखें फल का प्रकार। फल का प्रकार, फल का प्रकार कैसा है? फल का प्रकार है राजा केरियोप्सिस। कैसा है? केरियोप्सिस। केरियोप्सिस प्रकार के क्या होते हैं? फल होते हैं, बीज ऐसे ढके हुए उसके अंदर पाए जाते हैं। केरियोप्सिस प्रकार का क्या होता है? फल होता है। समझ की बात है ना? तो देखो एविना सटाइवा है, जलवायु सॉरी फैमिली ग्रेमिनी है, और पोएसी कह दो, घासकुल कह दो। एशिया माइनर, गुणसूत्र 14, 28 और 42। लेकिन भारत में, ये बात लिख देना नोट है, भारत में हेक्साप्लॉइड किस में लगाई जाती है? हेक्साप्लॉइड किस में लगाई जाती? हेक्साप्लॉइड किस में सबसे ज्यादा जो किस में लगती है? यानी 2n बराबर 42 वाली लगती है, 42 वाली लगती है। अरे हाँ बोलो, ढीला ना अपनी करो भाई जी, तैयार है। हाँ शाबाश, हेक्साप्लॉइड लगाई जाती है। ठीक है, अब आप कह दोगे सर ये तो बातें आ गई, मेन इंपॉर्टेंट बातें तो अपने ने पढ़ ली। अब इसके अंदर अपने लगाएं कब, कौन सी ऋतु चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी उन्नतशील किस्म चाहिए, वो क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में अपने देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं जलवायु के। जलवायु में वही अपने रबी की है, शरदकालीन है, शरद ऋतु की फसल है, ठीक है ना, और C3 प्लांट है। कैसा प्लांट है? C3 प्लांट है। और ये C3 के बारे में अपने काफी सारी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे पादप जिनमें प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है 3 कार्बन वाला, वो C3 प्लांट है। अच्छा, मृदा कैसी चाहिए? मृदा जल निकास युक्त सभी प्रकार की मृदा है, सभी प्रकार की मृदा है। अत्यधिक लवणीय व क्षारीय मृदाओं को छोड़कर, बहुत ज्यादा लवणीय और बहुत ज्यादा क्षारीय जो मृदाएं हैं उनको छोड़कर सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से इसको लगाया जा सकता है। अब ठीक है तो जी लगा तो देंगे, बीज कितो पड़े? बीज दर सीड रेट 2 प्रकार की होगी। एक तो अपने चाहिए चारा फसल के लिए, किसके लिए? चारा फसल, इसको करते हैं ऐसे, चारा फसल। और एक लेना है अपने दाना के लिए। अगर चारा फसल लगानी है तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और दाना फसल लगानी है मतलब दाना बीज प्राप्त करना है तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। 100 किलोग्राम चारे के लिए, दाना उत्पन्न कराना है तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लगाएंगे तो अपने को L/P भी चाहिए, लाइन टू लाइन डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ये होना चाहिए 20x5 सेंटीमीटर। लाइन टू लाइन डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखा जाता है? 20 से 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ अगर अपने बात की जाए उन्नतशील किस्मों की, उन्नतशील, अब आप कह दोगे सर सारी बातें तो कर ली पर किस्म थी बताई कौन, तो लो फिर उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है? यानी उन्नतशील किस्में इंप्रूव्ड वैरायटियां, मेन इंप्रूव्ड वैरायटियों का काम रहेगा, क्योंकि इंप्रूव्ड वैरायटियों से ही सारी की सारी व्यवस्था सेट होगी। क्योंकि अब अपने इंप्रूव्ड वैरायटी अपन ठई को नहीं बीज लगावा की जो अब यहाँ हर के आगे आड़ू बीज दे फिर छुट्टी है, समझ के बात है ना? तो इंप्रूव्ड वैरायटियां कौन सी है वो अपने देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली है कैंट। कौन सी है? कैंट। कैंट के बाद है अल्जेरियन, अल्जेरियन कैंट है, अल्जेरियन है, कोचमेन है, कोचमेन। कौन सी है?
कोचमेन HFO 114, HFO 114 है ना। UPO 50, UPO कौन सी है 50। ऐसी महत्वपूर्ण किस्में हैं जिसमें अपने पढ़ते हैं कैंट है, कोचमेन है, अल्जेरियन है, HFO है, UPO है। ये सारी की सारी क्या है महत्वपूर्ण किस्में हैं जो सबसे ज्यादा अपने यूज की जाती है। जिसके अंदर अपने बात देखो बीज दर की बात की जाए, चारा के लिए 100 किलोग्राम, दाना के लिए अपने कितना यूज कर सकते हैं 60 किलोग्राम। और L/P 20/5 और उन्नतशील किस्में कैंट है, अल्जेरियन है, कोचमेन है, HFO है और UPO है ना। आगे बात समझ में ठीक है। ये तो होगी अपने उन्नतशील किस्में, मुख्य मुख्य अपने पास आ गई उन्नतशील किस्में। अब आप कह दोगे सर उन्नतशील किस्म भी लगा भी दी सारो सौदो कर दियो, उपज कितनी होगी। उपज लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अब शो नहीं होगा। उपज देख लो राजा, उपज होती है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उपज कितनी होती है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने क्या प्राप्त हो जाएगी, इससे उपज प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो जई है ना वो साइलेज प्लस है, साइलेज प्लस है दोनों निर्माण में, दोनों के लिए उपयुक्त है। साइलेज बनाने के लिए, हे बनाने के लिए, दोनों के लिए क्या होती है उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी जई, जई को अपने प्रयोग करते हैं। हालांकि अपने साइलेज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और हे बनाने में तो इसका कर सकते हैं। ऐसे अपने बरसीम पड़ी थी, बरसीम को अपने हे बनाने में ज्यादा प्रयोग करते हैं और जई का अपने दोनों में, लेकिन साइलेज में मुख्य प्रयोग कर देते हैं ना। तो साइलेज और हे बनाने में जई ऐसी है जिसको दोनों जगह अपने प्रयोग कर सकते हैं। उपज अपने पास क्या हो जाएगी 500 से 600। मुख्य कीट कौन सा है, कीट, मुख्य कीट है राजा कौन सा, दीमक। कौन है दीमक। और दीमक के उपचार के लिए रसायन प्रयोग किया जाता है कौन सा, क्लोरोपाइरीफोस। क्लोरोपाइरीफोस, क्लोरोपाइरीफोस अपने जो रसायन है इस रसायन का अपने प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए, दीमक के नियंत्रण के लिए। हालांकि दीमक जो टर्माइट्स है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। और जो दीमक होती है वो सबसे ज्यादा अंडे भी देती है। कुछ प्रजातियां ना जो दीमक की वो 70 से 80 हजार अंडे देती है दिन में दे देते था अंडा। ठीक है, लेन बांध रखा भाजी मैं गिना ही को नहीं। तो इसके उपचार के लिए अपने क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग करना है। जई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें इतनी हैं चारे वाली फसल में, यानी इंपॉर्टेंट बातों में अपने बरसीमरीज का पढ़ चुके हैं। जई से अगर प्रश्न बनता है तो इतनी बात रहेगी। एविना सेटाइवा फैमिली ग्रेमिनी, जई साइलेज और हे दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। एशिया माइनर उत्पत्ति गुणसूत्र 14, 42 और 28 गुणसूत्र है और 42 वाली किस्म में वो सबसे ज्यादा लगाई जाती है। इसके अलावा जलवायु रबी सर्द है, C3 प्लांट है, सभी प्रकार की मृदा में लगाया जा सकता है। बीज दर 100, 60, 20/5 दीमक इसका मुख्य कीट। उन्नतशील किस्म है कैंट है, अल्जेरियन है, कोचमेन, HFO 114, UPO 50। उपज है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और साइलेज और हे दोनों प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और ये है किससे संबंधित, जई से संबंधित महत्वपूर्ण मैं एक एक बात आप सारी देख ली, समझ के बात है ना। जई से संबंधित सारी की सारी महत्वपूर्ण अपने बातें कर चुके हैं। तो ये सामान्य बातें थी जई से संबंधित। और जई से संबंधित ये है अपने पास महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें बस इतनी एक बातें महत्वपूर्ण आती है। जई से संबंधित तो इतनी की है ना। तो जिसमें उन्नतशील किस्म ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और तो इसमें नहीं आता। कैरियोप्सिस फल का प्रकार है, कैरियोप्सिस हो गया फल का प्रकार। ठीक है, इसके अलावा एक और लिख सकते हैं थाइमिन की मात्रा। अनाज वाली फसलों के मुकाबले थाइमिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। थाइमिन जो रसायन होता है इसकी मात्रा इसमें अन्य अनाज वाली फसलें और अनाज वाली फसलों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा थाइमिन पाया जाता है। किसमें, जई में। तो ये है रजा जई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु। इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा हिन्ना हो जाऊं, अब देखो सही है नहीं, हाँ। तो इसका आप अपने स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया इसके नोट्स बनाओ, बढ़िया पढ़ो भाई साहब, सकारात्मक रहो, मस्त रहो,
आनंदित रहो, खुश रहो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।